आए हैं और सबसे उत्तम क्रम मंदिर के प्रांगण में अपने विचार रख रहे हैं। बारिश का मौसम हो गया है, समय का अभाव है, थोड़ा सा छोटे से शब्दों के साथ भाई के विचार सुनिए और इनको अपना आशीर्वाद दीजिए। भाई सुनिए। सबसे पहले मैं भाई विष्णु और उनके साथ जो भी लोग आए हैं उनका गांवादल को पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं कैप्टन ऑनरी कैप्टन दिसंबर दयाल जी से अनुरोध करता हूं कि वो भाई को पगड़ी पहना के उनका मान सम्मान करें। तौर से अनुरोध करता हूँ वो भी पगड़ी पहनाकर भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके बाद मैं अपने सभी ग्रामवासियों को, जो मेरी माता बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बंधु खड़े हैं, तथा बुजुर्ग खड़े हैं, उन सभी को बताना चाहता हूँ भाई साहब ने जो काम में फायदा किया है ना, ऐसा कोई भी नेता नहीं कर सकता। रियलिटी तो ये है, आप लोगों को कम से कम 15-20 लाख रुपए का फायदा काम में भाई साहब ने आपका किया है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, भाई साहब का पूरा सहयोग करें और इनको भारी मतों से काम से विजय बनाएं। हमारी पुरातन संस्कृति के अनुसार सबसे पहले तो मैं इस नगर घेरे को प्रणाम करता हूँ और दूसरा अवसर बाबा भोलेनाथ के मंदिर में मेरे शुभ कर्म थे, जो बरसात का आना था और बाबा ने अपनी गोद को बुला लिया, तो मैं इस मंदिर की धरा को भी प्रणाम करता हूँ। इसके बाद माता शक्ति मेरे विचार सुनने के लिए आई हुई है। छोटे बच्चे, वे युवा साथी, वे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, वे मेरे लाव लश्कर में चल रहे संगीत के साथी। थोड़ी बारिश हो गई थी, है ना, तो हमारी हरियाणवी संस्कृति को भी हम साथ में लेके चले हुए हैं। आप सभी को विष्णु यादव का सादर प्रणाम। साथियों, चुनावी माहौल है, बहुत से नेता आपके बीच में आएंगे, आए होंगे या आएंगे। कोई भी नेता, मैं आप लोगों के बीच से निकला हुआ एक 2.5 किला का जमींदार का लड़का और विधायकी का फार्म भर के चला हूँ। मेरे अंदर एक चीज थी, आपके बीच में नेता आएंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, कांग्रेस ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया, इनेलो ने ये कर दिया। मैं आपके बीच में किसी भी नेता की कोई बुराई नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों के अंतर मनन से मैं उनकी योजनाओं का बखान करूँगा। आपको खुद फैसला लेना है हमारे साथ कौन सा बुरा हुआ, कौन सा अच्छा हुआ, क्योंकि बुराई करने का अधिकार मेरा नहीं है। हम समाज में कहते हैं निंदक नहीं होना चाहिए, निंदा करने से हम दूसरों के पाप के भागीदार बनेंगे, तो हमें उनके पाप का भागी नहीं बनना है। जितने भी नेता आपके बीच में आएंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, हम तो एक अलग से बेड़ा बांध के चले हैं आने वाली फसल और नस्ल को बचाने के लिए। सत्ता परिवर्तन बहुत हुए, अब व्यवस्था परिवर्तन की बारी है। मैंने मेरी सबसे पहली लाइन, जब से मैं इस सत्ता की गलियों में गया, मैंने लिखा कि सत्ता परिवर्तन तो बहुत हुए, अब व्यवस्था परिवर्तन की बारी है। इसको मैं थोड़ा सा खोल के बताऊंगा, पता नहीं भाई ने क्या लाइन लिख दी। अब मैं जिस गाड़ी में बैठ के आया, अगर उस गाड़ी का इंजन खराब है तो उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी ड्राइवर बैठा देना, चाहे वो अपने आप में कितना भी एक्सपर्ट ड्राइवर हो, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी वो चल नहीं सकती। उस गाड़ी का इंजन ठीक है, आप उसके अंदर नौसिखिया ड्राइवर भी बैठा दोगे, वो गाड़ी को धीरे 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 मंजिल तक
पहुंचा देगा। ये है सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन। यहाँ नगर की जनता को बहकाने के लिए चेहरे पे चेहरे बदले जा रहे हैं। ड्राइवर पे ड्राइवर, कितने भी ड्राइवर बैठाए जाओ, जिस गाड़ी का इंजन खराब है तो जिस गाड़ी का इंजन खराब है उसके अंदर चेहरे बदल बदल के चेहरे बदल के दिए जा रहे हैं। उस व्यवस्था को, उस गाड़ी को बदलने की कोई भी बात नहीं कर रहा कि हम व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे। मेरी जो मांगे, इसके अंदर मांगे कह लो या जो हमने भी प्रचार के लिए जो बातें लिखी है, एक बात नोट करने की है और वो ये चीजें हैं कोई भी सरकार कर सकती है। मैं बड़े बड़े नेताओं की तरह झूठे वादे आपके प्रांगण में भोलेनाथ के मंदिर के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ कोई भी झूठी बात आपके बीच में नहीं करूंगा। ये होने वाली चीजें हैं जो होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति और परिवार सुखी हो, जब भी शक्ति होती, व्यक्ति और परिवार सुखी हो जब भी मुक्ति होगी सच्ची। जब तक हम व्यक्ति और परिवार सुखी नहीं होगा, जब तक ये नेता हमारे किस काम के हैं। हमारे लास्ट छोर पे जो आदमी बैठा है उस तक वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं उनका मैं थोड़ा सा संक्षिप्त विस्तार करना चाहूंगा। हमने सबसे पहले हमारे घोषणा पत्र के अंदर लिखा है कि शिक्षा को फ्री किया जाए, शिक्षा को फ्री किया जाए, जिससे अमीर और गरीब की खाई को खत्म किया जा सकता है। अगर शिक्षा फ्री हो जाती है या जितने भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटियां चलती हैं वो लिखत के अंदर दे कि आपका बच्चा LLB PhD करने के बाद गारंटी से डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अगर वो ये चीज लिख के नहीं देती है तो सरकारों का अधिकार बनता है कि वो शिक्षा को फ्री करके दे। अरे हम अपनी जीवन की पूरी कमाई अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए उनकी शिक्षा पे लगा देते हैं, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है आपका बच्चा को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर शिक्षा को फ्री कर दिया जाए, पिछली सरकारों में आपने देखा होगा स्कूलों को बंद करने का काम किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने नारा दिया था कि सबको शिक्षित करना है और ये लोग आपको फिर बरकला के वही ले जा रहे हैं अशिक्षितता की तरफ। क्योंकि सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल रहेंगे। यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल का साथी हो तो बुरा मत मानना मेरी बात का। प्राइवेट स्कूल रहेंगे वो मनमानी फीस आपसे अटेंगे, वो सारा बोझ आपकी जेब के ऊपर पड़ना है, जितना भी बोझ पड़ना है वो आप पे पड़ना है। तो इस प्रकार से शिक्षा को फ्री किया जाए। बीमारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करनी चाहिए इन सरकारों को। कोई भी आदमी यहाँ बैठा है एक बार हाथ उठा के बता दे कि मैं बीमार हूँ। सुनो पहले ताली मत बजाओ। बीमारी ऑटोमेटिक आती है, आज ओलावृष्टि हो जाती है या बाढ़ आ जाती है तो सरकारें कहती है ये तो प्राकृतिक आपदा थी, हम इस पे 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ रुपए लगाएंगे। तो इसी प्रकार से पूरा बीमारी को भी प्राकृतिक आपदा घोषित कर दी जाए। इससे छोटा है, बात छोटी सी लग रही है प्रधान जी, पता नहीं क्यों कह रहे हैं। मैं मध्यम वर्ग और जो मेरे मजदूर साथी हैं वहां तक की सोच के चल रहा हूँ। अरे किसी का माँ बाप बीमार हो जाता है, उसको लाइलाज बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाती है, उसका रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करता है 100-200 रुपए की, 500-700 रुपए की, और फिर वो रिश्तेदारों से मांग के 20-30 लाख रुपए उस आदमी पे लगा देता है। परमात्मा नहीं चाहता वो आदमी दुनिया से चला जाता, ठीक है वो बच गया तो उस पर लगाया, अच्छी बात है। वो परमात्मा नहीं चाहा वो आदमी चला गया तो आप बताओ वो 20 लाख का कर्जा आपकी रिश्तेदारियों से आपको बुरा बना देता है कि हमने तो उसके लिए दिए थे, हमें तेरा खुद पता था, आपकी रिश्तेदारियों से बुरा बना देता है। आदमी की पूरी जमा पूंजी, पूरा जीवन उस कर्जे को टेंशन में, वो अपने परिवार को कभी सुखी नहीं रख सकता, वो उस टेंशन में रहता है किस प्रकार से इस कर्जे को उतारूं, किस प्रकार से इस कर्जे को उतारूं। तो क्यों ना बीमारियों को प्राकृतिक आपदा घोषित की जाए और हमें ये पता लग जाएगा कि बीमारी होने से हमारा पैसा नहीं लगता। तो मैं गारंटी से लिख के देता हूँ 70% आदमी बीमार होने बंद हो जाएंगे। मनोविज्ञान कहता है किसी आदमी को 4-5-10 महीने 10 साल से कैंसर है, उसको नहीं पता वो आपके बीच जिंदा रहता है। उसको जिस दिन डॉक्टर कह देता है आपके कैंसर है, वो 6 महीने नहीं पकड़ता, क्योंकि उसका मनोवैज्ञानिक कहता है कैंसर के बाद मरना ही होता है। वो अंतर मनन से एक ही चिंतन में लगा रहता है, मरना है, और वो इस दुनिया को विदा कह जाता है।
तो बीमारियों को प्राकृतिक आपदा घोषित करना चाहिए। अरे ये सरकारें हैं, हमारी बहन बेटी जब पेपर देने के लिए सेंटरों के ऊपर जाती है भर्ती के लिए, उनकी इज्जत होती है दुपट्टा, वो दुपट्टा उतरवा के रख लिया जाता है। उनके कान के, गले के, पैरों के जितने भी आभूषण होते हैं, ताका, ये जो हमारी हिंदू संस्कृति की सभ्यता का है, ये नाड़ भी तुड़वा के रख दिया जाता है। ये कौन सी सरकारों के काम है? आप बताइए, ये सरकारों के काम है। आपके शहर से, आपके गांव से रोड निकला हुआ है, आप उस पर चल नहीं सकते। अंग्रेजों के टाइम में हम छोटे थे जब किताबों में पढ़ते थे कि अंग्रेजों ने ऐसे रोड बनाए हुए थे कोलकाता वगैरह में, उन रोडों के ऊपर भारतीय जब जाते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता। अरे आज हम स्वतंत्र भारत 2024 के अंदर 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं और आज भी हमें टैक्स देना पड़ता है रोड पे चलने का। आपकी चिप का पैसा खत्म हो जाता है, आप जो गाड़ी करके ले गए उसकी चिप का पैसा खत्म हो गया, आपका आगे जहाँ मंजिल है वहाँ आदमी बीमार है, आपका कोई इंतजार कर रहा है। इन सरकारों ने टोल टैक्सों पर मस्टंडे बैठा रखे हैं। आपकी बहन बेटी साथ है, आपकी बिटिया साथ है, फिर भी वो आपकी बेइज्जती करने में बिल्कुल नहीं चलते। क्या ये सरकारों के काम है? सरकारों जब हमें एक बार टैक्स दे देते हैं, या किसी भी साथी ने गाड़ी ली होगी, आप गाड़ी, मोटरसाइकिल, जो भी व्हीकल लेते हैं उसका बोलते हैं शोरूम प्राइस 50,000 रुपए, पर आपको आरटीओ देके ये आपको 90,000 रुपए की पड़ेगी। या बड़ी गाड़ी लेते हो 20 लाख रुपए, एक्स शोरूम प्राइस, आप रोड पे उतारोगे तो इसी गाड़ी के आपको 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जब हमने 5 लाख रुपए टैक्स पहले गवर्नमेंट को पे कर दिया उनकी शर्त के अनुसार, तो बार बार हमसे टैक्स क्यों लिया जाता है? एक दिन भी हम रोड पे बगैर टैक्स दिए नहीं चल सकते। आने वाला समय बहुत बुरा आ रहा है। उन सब चीजों के लिए कोई भी नेता आपके बीच में ये बात करके नहीं गया होगा। सबने कहा होगा कि मेरे को वोट दो, कांग्रेस को ऐसे कर दूंगा। कांग्रेस ने कहा होगा बीजेपी ने लूट लिया, मैं ऐसे कर दूंगा। अब वोट का प्रयोग आपको करना है। क्या करते हो? एक नेता और है, वो कहते हैं अगर आप मेरे चुनाव चिन्ह पे बटन दबाओगे तो महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ दूर नहीं होगी। अरे वो फिर भी आपको चंडीगढ़ बुला रहा है। और यहाँ विष्णु यादव कहता है अगर यहाँ बटन दबेगा और मेरे को आपकी सरदारी विधायक भेजती है तो कोशिश होगी कि मैं महेंद्रगढ़ को ही चंडीगढ़ बनाने के है तो अपने हल्के के सब काम करवा सकता है। आपका नेता आप लोगों को बरगलाने लग रहा है कि महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ दूर नहीं। आपके नेता ने एक बार भी नहीं कहा अगर मैं आपके बीच में आऊंगा तो महेंद्रगढ़ ही चंडीगढ़ होगी। सबसे पुराना राज्य जब पंजाब हरियाणा से अलग हुआ, 7 जिले हरियाणा के अंदर थे, महेंद्रगढ़ सबसे पुराना जिला, उस समय का जिला और सबसे पिछड़ा हुआ जिला। आज की तारीख में उस हरियाणा में बैठ के हम जब बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं आप तो बागड़ी हो, पिछड़े हुए इलाके से आएंगे। हमारे बीच में जो नेता है उनकी वजह से हो रहा है। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल ने देखो, जिन्होंने अच्छा किया उनका हम अच्छा ही बताएंगे। उन्होंने आपके सम्मान के लिए बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी और उसके लिए ये कहा था जब आदमी की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी वो ये पेंशन पाने का अधिकारी होगा। इन सरकारों ने कहा कि आपका बेटा नौकरी लग गया, आपकी उम्र का हमें कोई मतलब नहीं है, आपकी घर में 5 लाख रुपए आ रहा है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। क्या ये बात सही है? बहुत से बुजुर्ग आपको ऐसे मिलेंगे, बुरा मत मानना युवा साथी मेरे, बहुत से आपको ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे जिनके घर में 5 लाख रुपए आ रहा है फिर भी माँ बाप अलग रह रहे हैं। उनको बहन बेटी को देने के लिए उनका सम्मान के रूप में जो पैसा मिलता था, उनके ऊपर रोटी मिलती थी। सरकार क्या चाहती है? बड़े बुजुर्ग 24 घंटे मारा फेरे कि मेरे बेटे की आय नहीं बढ़नी चाहिए। ये कौन सी सरकारों की बातें हैं? 55 साल की उम्र के अंदर बुढ़ापा पेंशन बढ़नी चाहिए क्योंकि आय दर कम हो चुका है। पहले आदमी 100 साल जीता था, अब 50, 60, 70 लास्ट हो गई है, तो 55 साल की इसकी उम्र कर देनी चाहिए क्योंकि हमारा आय दर कम हो रहा है। ना किसान की इन्होंने सोची 4 साल की नौकरी देने के बाद। आप में से यहाँ बहुत से साथी बैठे होंगे जो फौज के जवान रहे होंगे, पुलिस के जवान रहे होंगे।
बाबा आप बताओ, 4 साल आपने अच्छी जिंदगी जी ली, आप तो 25-30 साल आप कैप्टन की पोस्ट पे रह के आए हो, क्या इस व्यवस्था में आपने आपको सेट कर पाए? आप बहुत टाइम लगा आपको। वो जो डेली की रूटीन थी, आपको जो पैसा आता था, तनख्वाह आती थी, जिसमें आपका परिवार जिस तरीके से चलता था, वो पेंशन में नहीं चलता। क्या 4 साल की नौकरी में उसको ऐसो आराम मिलने के बाद वो आपके इन्होंने हमारे किसान के ऊपर खिलवाड़ किया, किसान के ऊपर किया, जवान के ऊपर किया, मजदूर के ऊपर किया। 2018 में, अब मैं जिस डिपार्टमेंट को देखता हूँ, मैं इस मंच से बोलता हूँ, 2018 में मैं 2016 के अंदर प्रधान बना था, 350 रुपए में कॉपी बनती थी प्रधान ना, हलवे से 85 रुपए, आज भी 85 है। अब उसी कॉपी का रेट 3500 से 4000 5000 रुपए कर दिया। हमने नहीं किया, सरकारों ने ये फैमिली आईडी का पटेड़ा डाल दिया, मजदूर को उलझा के रख दिया आप लोगों को बरगलाने के लिए। और भाई ये बाद के नेता तो बाद में नेता बनेंगे, वो लोग कहते हैं कि हम नेता बनेंगे, आपके काम करेंगे, और विष्णु कहता है नेता बनाना चाहिए मत बनाना, फिर भी मेरे से काम करवाने के लिए सीधे श्याम कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा दफ्तर है किराए का, वहां चले जाएगा। वो तो नेता बनने के बाद करेंगे, हम नेता बनने से पहले पिछले 10 साल से आप लोगों के बीच में कोरोना जैसी महामारी के अंदर आपने पेपर में पढ़ा होगा, जब सब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस टाइम हम लोग हड़ताल करे हुए थे कि मेरे मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है। 60 दिन की हड़ताल के ऊपर मैं बैठा था। कोई भी वर्तमान सरकार का नेता या पिछली सरकार के नेता ने आके ये नहीं कहा कि आपके मजदूरों की मांग जायज है। आज वो ही नेता कहते हैं कि हमारा वोट बैंक तो मजदूर है। अब आपको अपना फैसला लेना है। आने वाली 5 तारीख को चुनाव चिन्ह अपना ईद का रहेगा, ईद से ईद गिरा देना और विष्णु यादव को इस काम से बाहरी मतों से जिता देना। आपकी मर्जी है, मजदूरों का नेता हूँ, मजदूरों को देखते हुए मेरे को चुनाव चिन्ह भी आपका ये जो 24 घंटे आपके हाथ में रहती है, आपका ईद का चुनाव चिन्ह है, भूलने का भी निशान नहीं है। 6ठे नंबर पे बेल्ट पे होगा, इस गांव से विजयी करके मेरे को भेजना। मैं आपके हर दुख सुख में पिछले 10 साल से भी खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूंगा। बहुत सी माता बहने साथी बैठे हैं जिनको लेबर डिपार्टमेंट से मैंने पैसा डलवाया है। मेरी अंतरात्मा रोती है कि कमीशन के नाम पे जो सिस्टम सेट कर रखा है वो बहुत गलत कर रखा है। अपने हाथ में कोई पावर होगी, क्या आप लोग मेरे से कंधा मिलाकर जुड़ोगे? आपकी यारी प्यारी रिश्तेदारी में चारों तरफ खबर फैला दो। हम मजदूरों के हितैषी, हमारे मजदूरों के नेता विष्णु यादव जाग चुके हैं। आप लोगों के लिए मैं मैदान में आया हूँ। शायद आगे आने वाले समय में कोई करेगा, और न मैं राजनीति परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी से आप लगभग जानते भी होंगे, बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व के धनी है। किसी से भी जावा गांव में फोन करके देख लेना, राजनीति से कोसों दूर, मेरे साथ वोट मांगने भी नहीं चलते। कहते बेटा मैंने किसी के लिए वोट नहीं मांगा। मैं इतनी दूर का लड़का जिसे पर जब ये चीज व्यवस्था गलत हो चुकी तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी इस भीड़ में अपना अलग जगाऊं, और जो मेरे साथी हैं उनको मैं साथ लेके चलूं। उनके हको अधिकार के लिए एक टीवी में ऐड आती थी कि पहले इस्तेमाल करे फिर भी विश्वास करे। वॉशिंग पाउडर निरमा बदल दो, पहले मेरे को इस्तेमाल करो फिर विश्वास करना। विष्णु आपके साथ था, है और रहेगा। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपना विचार खत्म करूंगा। बहन बेटी बैठी है, न रोटी बनानी होंगी, मैं बैठी के भाई रोटी बनानी। एक बार एक किसान होता है, उसके घर में एक चूहा होता है। वो चूहा उस किसान की कभी किसी चीज को कुतर दे, कभी कुछ गिरा दे, कभी कुछ गिरा दे। एक दिन किसान उससे तंग आके बाजार से एक चूहादानी लेके आता है और उस चूहे को चूहेदानी में पकड़ का इंतजाम करता है। चूहा समझदार था, वो समझ चुका था कि आज मेरे को यहाँ से दूर जाना है। उसके 2 परम मित्र थे, उसके हितैषी
वो उनके पास गया। उस घर में कबूतर रहता था। वो सबसे पहले कबूतर के पास गया और कहा कि भैया मेरे लिए चूहादानी का इंतजाम हो गया है, मैं आपसे दूर चला जाऊंगा, मेरे को बचा लो। कबूतर ने कहा भैया ये तेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। उसके बाद वो चूहा भाग के उस घर के अंदर एक बकरा रहता था, उसके पास गया कि भैया मेरे साथ अनहोनी होने वाली है, आप मेरे को बचा ले। उस बकरे ने कहा कि भैया ये तेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इसका निवारण तू खुद कर। चूहा समय और चिट्ठी को जवाबते हुए उस जगह को छोड़ के चला गया और रात को एक जहरीला सर्प उस पिंजरे के अंदर घुस जाता है। पहले लाइटें होती नहीं थी, पुराने जमाने की कहानी है ये। किसान की पत्नी जैसे ही चूहेदानी के अंदर हाथ डालती है, जहरीला सर्प उसको डस लेता है। वैद्य के पास ले जाया जाता है। वैद्य ने कहा कि इसको अगर बचाना है तो इसको कबूतर का सूप पिलाया जाए, तुरंत प्रभाव से। अब कबूतर पकड़ने की जरूरत नहीं थी भाई, कबूतर कहाँ था, घर में 2 मिनट में सूप बन गया। अब किसान की पत्नी ठीक हो जाती है, उसके बाद किसान खुश होता है, वो रिश्तेदारों को बुलाता है और कहता है कि मैं बड़ी पार्टी दूंगा। बड़ी पार्टी समझ गया, वो बकरों भी फिनिश हो भाई बड़ी पार्टी में। तो अब आप सोच लेना, कभी ये सोचो ये समस्या हमारी नहीं है प्रधान जी, समस्या ये आपकी है, आप सोच नहीं रहे हो, सिर्फ आपको ये लगता है ठीक है यार लोगों को। जिस दिन हमारे बच्चों की नौकरी 4 साल की थी, उस दिन अगर माँ बाप रोड पे उतर जाते, हमारे युवा रोड पे उतरे, तो ये सरकारों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस चीज को लागू किया जाता, अग्निवीर जैसी योजना छोड़ी जाती है, क्योंकि हमने ये सोचा कि ये समस्या तो युवाओं की इसी प्रकार से आप हर चीज को सोचते रहना। इन सभी बातों के साथ बड़ी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आपका छोटा बेटा समझ के मेरे को माफ कर देना, क्योंकि मैं तो बचपना में हूँ, बड़ो युवा नेता ना हूँ, है ना। पहली बार 30 साल की उम्र में विधायक जी का पर्चा भर के आ गया, जिसका घर में बता रहे हो 2.5 किला की जमीन आप मजदूर साथी, मेरे बहुत से मजदूर साथी ऐसे हैं जो मेरे को चंदा दे रहे हैं। ये तो जान ली, आज की गाड़ी आप मेरे चंदे से चलाओ, आज की गाड़ी का चंदा हम डालेंगे। मैं आप लोगों से चल रहा हूँ, मेरे पास कोई खजाना नहीं है, फिर भी आप लोगों ने मेरे को हिम्मत दी, उस हिम्मत को आप टूटने मत देना। और अब की बार महेंद्रगढ़ का फैसला आपके हाथ में है। हमारी सरकारी से विष्णु यादव का हाथ जोड़ के सादर करना। जय हिंद, जय भारत।